हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर MP शर्मा। इस सीरीज में समझ रहे हैं अपन टिश्यूज़ को, ऊतक, और इसका एक पार्ट पूरा किया अपन ने एपिथेलियल टिश्यू, उपकला ऊतक। ये दूसरा पार्ट है कनेक्टिव टिश्यू, योजी ऊतक। वह ऊतक जो जोड़ता है अलग अलग तरह की संरचनाओं को, उनके बीच के गैप को भरता है, वो योजी ऊतक है। और योजी ऊतक का डेवलपमेंट, उसका परिवर्धन मीजोडर्म से होता है। ये एक सामान्य बात है, लेकिन बायोलॉजी अपवाद के बिना नहीं बढ़ती है। बायोलॉजी में खूब सारे अपवाद हैं और इसमें भी एक अपवाद है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू बनता है एक्टोडर्म से। अपन जानते हैं 3 तरह के जनन स्तर होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, जिसमें मेसोडर्म बनाती है बाकी सारे के सारे योजी ऊतक को, लेकिन तंत्रिका ऊतक, जिसको अपन योजी ऊतक भी मानते हैं, वो एक्टोडर्म से विकसित होता है। अपन ने ये समझा है कि उपकला ऊतक में कोशिकाओं के बीच में गैप नहीं होता। कोशिकाएं दृढ़ बंधों के द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं, मजबूत संधियों से आपस में जुड़ी रहती हैं, उनके बीच में गैप नहीं होता। लेकिन कनेक्टिव टिश्यू में कोशिकाओं के बीच में गैप पाया जाता है, जिसको मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पर इन्हीं कोशिकाओं से स्रावित, आसपास की कोशिकाओं से स्रावित और कहीं से दूर से भी चलकर आती हैं कुछ कोशिकाएं, जैसे रक्त से भी निकल कर आ जाती हैं कोशिकाएं, तो यहाँ पर विशेष प्रकार की कोशिकाएं भी पाई जाती हैं और फाइबर्स भी पाए जाते हैं। तो योजी ऊतक में मैट्रिक्स भी होता है। खाली स्थान जहाँ पर ये पदार्थ भरे रहते हैं वो मैट्रिक्स कहलाता है। यहाँ पर विशेष प्रकार का पदार्थ भी होता है, यहाँ पर कोशिकाएं और फाइबर्स भी होते हैं। हार्टविग ने कनेक्टिव टिश्यू को मेसेनकाइम कहा, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मेसेनकाइम किसको कहते हैं, या हार्टविग ने कनेक्टिव टिश्यू को क्या कहा। कनेक्टिव टिश्यू 5 प्रकार का है। एक तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, जिसको वास्तव में कनेक्टिव टिश्यू कहना चाहिए, जो वास्तव में कनेक्ट करता है। लेकिन इस डेफिनेशन में कि जोड़ने वाली संरचनाओं को अपन योजी ऊतक कहते हैं, ये 4 प्रकार के और आते हैं, वो भी कनेक्टिव टिश्यू कहलाते हैं। जैसे कंकाल भी जोड़ता है शरीर के विभिन्न भागों को, तो ये कंकाली ऊतक, वो भी योजी ऊतक है। इसी प्रकार से पेशी ऊतक को भी योजी ऊतक कहते हैं। रक्त भी सारे शरीर को जोड़ता है, तो ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है और ये लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। इसी प्रकार से सारे शरीर में तंत्रिकाओं का नियंत्रण है, तो तंत्रिकाएं भी जोड़ती हैं, समन्वय बिठाती हैं विभिन्न प्रकार की संरचनाओं के बीच में, विभिन्न प्रकार के अंगों के बीच में, तो तंत्रिका ऊतक ये भी एक योजी ऊतक है। लेकिन कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, वास्तविक कनेक्टिव टिश्यू, वो पहले ही प्रकार का है और इस पार्ट में अपन कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को पढ़ेंगे। इन 4 पार्ट्स को जब अपन कंकाल तंत्र पढ़ेंगे तो इस टिश्यू को पढ़ लेंगे, जब अपन पेशी तंत्र पढ़ेंगे तो इस मस्कुलर टिश्यू को वहाँ पढ़ेंगे अपन, जब अपन सर्कुलेटरी सिस्टम को समझेंगे तो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू या ब्लड को भी वहाँ पढ़ेंगे अपन, और इसी प्रकार से जब अपन नर्वस सिस्टम समझेंगे तो हम इस नर्वस टिश्यू को भी वहाँ पढ़ेंगे। तो इन 4 प्रकार के टिश्यूज को तो जब अपन सिस्टम्स पढ़ेंगे वहाँ समझेंगे, और यहाँ पर समझेंगे अपन कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात आपको याद दिला दूं, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे दूसरी वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, वास्तविक योजी ऊतक, जिसको योजी ऊतक कहना चाहिए, ये जोड़ता है विभिन्न प्रकार की संरचनाओं को, शरीर की विभिन्न प्रकार की संरचनाओं के बीच के गैप को, उनके अंतराल को भरता है ये, इसलिए वास्तविक योजी ऊतक है। उन खाली स्थान नहीं रहने देता। यहाँ पर विशेष प्रकार की कोशिकाएं भी पाई जाती हैं, कोशिकाओं के द्वारा स्रावित पदार्थ मैट्रिक्स भी पाया जाता है, फाइबर्स भी पाए जाते हैं, धमनी, शिरा और लसिका वाहिनियां भी पाई जाती हैं। इसको 3 में बांटा गया है। पहला एरियोलर या लूज कनेक्टिव टिश्यू, इसके अंदर फाइबर्स कम है, लचीला खूब, ये स्पंजी पदार्थ की तरह से लगता है, ये दबाने से आसानी से दब जाता है। दूसरा है डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जैसा नाम में है, बहुत सघन होता है, फाइबर्स खूब होते हैं यहाँ पर, इसलिए इसमें उतना लचीलापन नहीं होता है। और तीसरा है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, विशेष प्रकार के उद्देश्य के लिए विशेष प्रकार से बदला हुआ कनेक्टिव टिश्यू। ये 3 प्रकार का वास्तविक योजी ऊतक। अब सबसे पहले बात करेंगे अपन एरियोलर या लूज कनेक्टिव टिश्यू की। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, और जैसा कि इनका नाम है, ये लचीले हैं, प्रत्यास्थ हैं, ढीले ढाले हैं, ये स्पंज की तरह से हैं। ये इनका मैट्रिक्स ट्रांसपेरेंट और विस्कस, पारदर्शी और गाढ़ा होता है।
फाइबर्स पाए जाते हैं यहाँ पर, और फाइबर्स 3 प्रकार के हैं। पहला वाइट फाइबर्स, श्वेत तंतु, जो कोलेजन और ट्रोपोकोलेजन प्रोटीन के बने हुए हैं। ये प्रत्यास्थ नहीं होते, ये मजबूत होते हैं, दृढ़ तंतु होते हैं, बंडल के रूप में होते हैं, लहरदार होते हैं, शाखित नहीं होते हैं, और प्रत्येक फाइबर अनेक छोटे फाइब्रिल से, अनेक पतले फाइब्रिल से बना हुआ है। दूसरे हैं येलो इलास्टिन तंतु, और जैसा कि नाम है पीत प्रत्यास्थ हैं। ये इलास्टिन प्रोटीन से बने हुए हैं, इसलिए प्रत्यास्थ हैं। संख्या में कम होते हैं, लचीले हैं, ये शाखित होते हैं। तीसरे रेटिकुलर तंतु, जालवत तंतु, ये इतने शाखित हैं कि जाल की तरह की संरचना बनाते हैं। ये संख्या में कम होते हैं, और वयस्क में तो और भी कम होते हैं। ये पतले हैं और अधिक शाखित हैं। अब अपन एरियोलर टिश्यू में पाई जाने वाली सेल्स की बात करते हैं, तो कई प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। सेल्स की बात शुरू करने से पहले 2 टर्म समझते हैं अपन। एक तो ब्लास्ट और एक साइट, जैसे मायोब्लास्ट और मायोसाइट, न्यूरोब्लास्ट और न्यूरोसाइट, नेफ्रोब्लास्ट और नेफ्रोसाइट। उन कोशिकाओं को जो अभी काम करना शुरू नहीं किया जिन्होंने, लेकिन ये तय हो गया है कि आगे चल के ये किस प्रकार की संरचना बनाएंगी, उनको अपन ब्लास्ट कहते हैं। जैसे मेसोडर्म की वो कोशिकाएं जो आगे चल के मसल्स बनाएंगी, अभी नहीं बनी है वो, अभी वो अविभेदित कोशिकाओं की तरह से ही हैं, लेकिन अभी उन्होंने ये तय कर लिया है, उनमें इतना परिवर्तन आ चुका है कि वो आगे चल के मसल्स बनाएंगी, तो वो मायोब्लास्ट कहलाती हैं। और जब मसल के रूप में काम करने लगती हैं तो मायोसाइट कहलाती हैं। इसी प्रकार से न्यूरोब्लास्ट और न्यूरोसाइट, तंत्रिका तंत्र में काम कर रही कोशिकाएं न्यूरोसाइट कहलाती हैं। और कोशिकाएं जो इतनी विभेदित हो चुकी हैं कि आगे चल के वो तंत्रिका ऊतक बनाएंगी, लेकिन अभी वो तंत्रिका ऊतक का काम नहीं कर रही हैं, उनको अपन न्यूरोब्लास्ट कहते हैं। इसी तरह से नेफ्रोब्लास्ट, वो कोशिकाएं जो आगे चल के उत्सर्जन तंत्र या वृक्क बनाएंगी, उनको अपन नेफ्रोब्लास्ट कहते हैं, लेकिन जो काम कर रही हैं उनको अपन नेफ्रोसाइट्स कहेंगे। तो फाइब्रोब्लास्ट ये कोशिकाएं मेसोडर्मल रिजर्व कहलाती हैं, अनडिफरेंशिएटेड मेसोडर्मल रिजर्व। ये फाइबर्स बनाती हैं, लेकिन ये दूसरे प्रकार के सेल्स भी बना सकती हैं, ये रिपेयर में भी सहायता करती हैं। तो ये फाइबर से चिपकी हुई पाई जा सकती हैं, चपटी होती हैं, असममित होती हैं, शाखित होती हैं। आकार इनका बड़ा होता है और ये मैट्रिक्स का स्राव भी करती हैं, और इनके द्वारा रिपेयर होता है। जैसे हमारे को कहीं चोट लग जाती है तो रिपेयर करने का काम यही करती हैं, और इस काम में विटामिन सी सहायक है। अपने विटामिन में भी पढ़ा था कि घाव भरने में विटामिन सी सहायक होता है। तो यदि किसी का ऑपरेशन हुआ है तो उस घाव को भरने के लिए विटामिन सी दिया जाता है, और ये कोशिकाएं अलग अलग तरह की सेल्स में विभेदित होकर उसको रिपेयर करती हैं, इस घाव को भर देती हैं। कौन सी कोशिकाएं? फाइब्रोब्लास्ट। दूसरे प्रकार की कोशिकाएं हैं मैक्रोफेजेज, बड़ी और भक्षाणु। फेजेज भक्षाणु हैं, और मैक्रो का मतलब बड़ी भक्षाणु कोशिकाएं मैक्रोफेजेज कहलाती हैं। और ये कोशिकाएं स्कैवेंजर हैं, अपमार्जक हैं, गंदगी को हटाने वाली हैं। जैसे कोई सेल कहीं पर मृत हो गया, मर गया कोई सेल, तो उसका क्या होगा? वहाँ सड़ेगा तो नहीं, तो उसको खाकर उसको वहाँ से हटाती हैं ये, तो सफाई कर्मी कहलाती हैं। ये अमीबा की तरह से चलती हैं और बीच बीच में से होकर एक जगह से दूसरी जगह पहुँचती हैं। तो सचल है, अमीबीय है और अपमार्जक है। नेक्स्ट सेल है मास्ट कोशिका, मास्ट सेल, और इम्पोर्टेंट कोशिका है ये, और 3 इम्पोर्टेंट केमिकल्स का स्राव करती है, सिक्रेशन करती है। एक है हिपेरिन, और अपन जानते हैं हिपेरिन एंटीकोगुलेंट है, रक्त का थक्का नहीं बनने देता है, एंटीकोगुलेंट। तो ये अपने आप में ही इम्पोर्टेंट है, इस पर भी प्रश्न हो सकता है। दूसरा है हिस्टामिन, और हिस्टामिन हिस्टिडीन से बनता है। एक अमीनो अम्ल का नाम है हिस्टिडीन, उससे ये हिस्टामिन बनता है, और इसके मुक्त होने से एलर्जी की क्रियाएं होती हैं, एलर्जी होती है इससे, और इसलिए एंटी एलर्जिक मेडिसिन्स को, दवाइयों को एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन्स कहते हैं। और तीसरा है सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन भी इम्पोर्टेंट है, और ये ट्रिप्टोफैन से बनता है। ये याद रखने की बात है, ट्रिप्टोफैन भी एक अमीनो अम्ल है, उससे बनता है ये। और अधिकांश सेरोटोनिन बनता है आहार नाल की कोशिकाओं के द्वारा। एलिमेंट्री कैनाल की जो सेल्स हैं, इंटेस्टाइन की सेल्स हैं, उनके द्वारा बनता है अधिकांश सेरोटोनिन, लेकिन मास्ट सेल्स भी बनाती हैं, और ये मूड के लिए भी है।
ये वोमिटिंग के लिए भी है, ये वेजोडाइलेटर भी है, रक्त वाहिनियों को फैलाता है ये सेरोटोनिन। ये याददाश्त के लिए भी है, लर्निंग प्रोसेसेस के लिए भी है। रिवार्ड वाली जो बात होती है, जैसे हम किसी को तारीफ करते हैं किसी की अच्छे काम के लिए, उसको रिवार्ड कहते हैं, उसके लिए भी लर्निंग प्रोसेस का पार्ट है ये। तो सेरोटोनिन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे भी महत्वपूर्ण है, न्यूरोट्रांसमीटर भी है ये, तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है और हमारे एग्जाम के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है ये। तो इनका स्राव करने वाली कोशिका मास्ट सेल। फिर नेक्स्ट है एडिपोसाइट। साइट है ये, काम कर रही है, क्या काम कर रही है? वसा का संग्रह कर रही है, फैट को स्टोर कर रही है। ये फैट स्टोर करने वाली सेल्स को एडिपोसाइट्स कहते हैं, और ये इसेंट्रिक होती हैं ये इनका, और इनके अंदर न्यूक्लियस इसेंट्रिक होता है, केंद्र से हटकर होता है, एक तरफ होता है इनका, ये एडिपोसाइट्स। नेक्स्ट है लिम्फोसाइट्स। अपन जानते हैं ब्लड की सेल्स हैं तो, और रक्त केशिकाओं की एंडोथीलियम में जो अंतरकोशिकीय स्थान है उनमें से निकलकर आ जाती हैं ये, और यूजी ऊतक में पाई जाती हैं ये। तो क्या करती हैं ये? जो ब्लड में करती हैं। क्या काम है लिम्फोसाइट्स का? एंटीबॉडी बनाना, प्रतिरक्षी बनाना। और लिम्फोसाइट से बन जाती हैं फिर प्लाज्मा सेल्स, लिम्फोसाइट से प्लाज्मा सेल्स बन जाती हैं, लिम्फोसाइट से बनी हुई हैं, और काम वही है लिम्फोसाइट्स का ही, यानी ये भी प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज बनाती हैं। तो ये 6 प्रकार की इंपॉर्टेंट सेल्स। दूसरे प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, सघन तंतुमय ऊतक। तंतु खूब सारे हैं इसलिए सघन हो गया वो। और कौन से तंतु ज़्यादा है इसके आधार पर 2 प्रकार का है। पहला है वाइट फाइब्रस, श्वेत तंतुमय ऊतक। वाइट फाइबर्स ज़्यादा हैं। अपन जानते हैं कि कोलेजन और ट्रोपोकोलेजन से बने हुए वाइट फाइबर्स जो दृढ़ होते हैं वो यहाँ पर ज़्यादा हैं, और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है टेंडन। और टेंडन जोड़ते हैं मसल और बोन को। जब मांसपेशियाँ सिकुड़ती हैं तो बोन हिलती है, बोन पास आती है या दूर जाती है मांसपेशियों के संकुचन के समय, और ये टेंडन्स की सहायता से होता है, क्योंकि मांसपेशियाँ तो लचीली होती हैं, वो तो फैलती सिकुड़ती हैं, टेंडन फैलते सिकुड़ते नहीं हैं, तो इनकी सहायता से बोन्स हिलती हैं। टेंडन्स जो सफ़ेद दृढ़ रस्सी के समान संरचनाएं हैं। दूसरा है हमारे डर्मिस के नीचे एक परत पाई जाती है जिसके कारण हम शेप में रहते हैं। हमारी त्वचा के नीचे इन तंतुओं की एक परत होती है, तो ये डेंस फाइब्रस वो लेयर है। तीसरा है बोन के चारों ओर। बोन के चारों ओर, जैसे बोन है इसके चारों ओर एक दृढ़ आवरण होता है जिसको पेरीओस्टियम कहते हैं। पेरी का मतलब चारों ओर का, ओस्टियम का मतलब बोन। इसी तरह से कार्टिलेज के चारों ओर भी, उपास्थि के चारों ओर भी एक दृढ़ आवरण होता है जिसको पेरिकोन्ड्रियम कहते हैं। पेरीओस्टियम और पेरिकोन्ड्रियम। हमारा जो नेत्र का सफ़ेद भाग दिखता है, आईबाल, आईबाल का ये जो सफ़ेद भाग दिखता है इसको स्क्लेरा कहते हैं, हिंदी में दृढ़ पटल कहते हैं। दृढ़ है ये भी कोलेजन तंतुओं का बना हुआ। और इसी तरह से वृषण के चारों ओर का कवर, उसके चारों ओर का खोल, उसके चारों ओर का आवरण, दृढ़ आवरण होता है, वो भी ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण हैं कौन से? वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट है येलो फाइब्रस। इलास्टिन फाइबर्स ज़्यादा हैं, पीत तंतु ज़्यादा हैं, तो सर्टेनली लचीला होगा वो। तो जहाँ लचीलेपन की आवश्यकता है वहाँ पर पीत तंतुओं का सघन योजी ऊतक पाया जाता है, और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है हमारे लिगामेंट। बोन और बोन के बीच में सचल संधियों पर लिगामेंट पाए जाते हैं। जैसे हमारी ये बोन है, हम इसको मूव करते हैं, हिलाते हैं, तो कहीं पर गैप बढ़ता है, कहीं पर गैप कम होता है। तो यहाँ पर ये प्रत्यास्थ तंतु पाए जाते हैं जिससे बोन्स हिल पाती हैं, और इनका अधिक खिंच जाना मोच कहलाता है, या आम भाषा में जिसको कहते हैं मांस फट गया, और टेक्निकल लैंग्वेज में, मेडिकल भाषा में इसको कहते हैं स्प्रेन। लिगामेंट्स का अधिक खिंच जाना स्प्रेन कहलाता है। फिर नेक्स्ट है फ्लेवा। ये हमारी वर्टिब्री हैं, ये एक के ऊपर एक वर्टिब्री हैं। इन वर्टिब्री के बीच में कुशन पाया जाता है, लिगामेंट्स का एक कुशन पाया जाता है जिससे हम आसानी से इसको हिला सकें, आसानी से मूव कर सकें, आसानी से चल सकें, हमारे सारे काम ठीक से हो, फ्रिक्शन नहीं हो।
और वर्टिब्रे के बीच में जो लिगामेंट पाए जाते हैं या वर्टिब्रे के बीच में जो ये वाइट फाइब्रस टिश्यू पाए जाता है वो फ्लेवा कहलाता है। और इसी तरह से जानवरों की गर्दन पर, जैसे गाय की गर्दन के नीचे एक झालर से लटकती है, वहाँ भी फाइब्रस टिश्यू ज़्यादा होता है, ये लिगामेंट ज़्यादा होते हैं, उसको नुके कहते हैं। तो इस प्रकार ये दूसरे प्रकार का डेंस फाइब्रस टिश्यू, एक तो वाइट फाइब्रस, दूसरा येलो फाइब्रस। तीसरे प्रकार का योजी ऊतक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, विशेष प्रकार का, विशिष्ट प्रकार का योजी ऊतक, विशेष काम करने के लिए विशेष प्रकार की बनी हुई संरचनाएं, योजी ऊतक की बनी हुई संरचनाएं। इनमें पहले बात करते हैं अपन एडिपोज टिश्यू की, वसा ऊतक की, जहाँ वसा संग्रहित होती है। सबक्यूटेनियस पार्ट में, त्वचा के नीचे सबक्यूटेनियस पार्ट में फैट की लेयर पाई जाती है। हमारे में जो फैट की लेयर पाई जाती है उसको पेनिकुलस एडिपोसस कहते हैं, और शीत से हमारी रक्षा करती है, सर्दी से बचाती है, क्योंकि हमारे शरीर पर रोम इतने नहीं होते। तो इवोल्यूशन के दौरान, कल्चरल इवोल्यूशन के दौरान सीखा है हमने सीख लिया है घर बनाना और कपड़े पहनना, लेकिन प्राकृतिक रूप से ये वसा की परत ही हमारी रक्षा करती थी शीत से। महिलाओं में ये परत अधिक होती है। व्हेल और हाथी में जो एडिपोज टिश्यू की मोटी लेयर होती है वो ब्लबर कहलाती है। ये शीत से भी रक्षा करती है और प्लवन भी देती है व्हेल को जल के अंदर। और इसी तरह से ऊंट में जो कुबड़ होता है, उसका जो हम्प होता है, वहाँ पर वसा संग्रहित होती है। और जैसा अपन ने पढ़ा है कि ये वसा जल बनाती है, और इस वसा से बना हुआ जल ऊंट को रेगिस्तान में बहुत समय तक पानी के बिना रहने की सुविधा प्रदान करता है, उसको एडेप्टेशन है ये। और इसी प्रकार मेरिनो भेड़ में पूंछ में ये एडिपोज टिश्यू पाया जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट एडिपोज टिश्यू का ऊतक वो ब्राउन फैट है। माइटोकॉन्ड्रिया खूब सारी होती हैं इसमें, और उष्मा का उत्पादन करता है ये। नवजात शिशुओं में ब्राउन फैट खूब होती है, जो उष्मा उत्पादन करके उनको शीत से रक्षा करती है। बच्चों में अधिक होता है और उम्र के साथ साथ कम होता चला जाता है। नवजात शिशु में सबसे अधिक ये एडिपोज टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का लास्ट पार्ट, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, विशेष प्रकार का योजी ऊतक, विशेष काम के लिए विशेष प्रकार का योजी ऊतक। और इसका पहला पार्ट है पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू, वर्णक युक्त योजी ऊतक। और इसका एक एग्जाम्पल है हमारे डर्मिस। पराबैंगनी किरणों से रक्षा के लिए हमारी त्वचा में मेलेनिन नाम का वर्णक पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है, और इसका सिंथेसिस हमारी एपिडर्मिस की मिलेनोसाइट्स के द्वारा होता है। लेकिन डर्मिस के अंदर मिलेनोफेजेस पाई जाती हैं जो मिलेनोसाइट्स को खाती हैं, और इस प्रकार डर्मिस में यह रंग फैल जाता है। तो हमारी त्वचा का रंग जो मिलेनिन के कारण है वो इन मिलेनोफेजेस के द्वारा डर्मिस में फैलाया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है इसका हमारे नेत्र गोलक, आई बाल की मध्य परत, कोरोइड, जिसको रंगा पटल भी कहते हैं, और ये वर्णक युक्त होती है और इंटरनल रिफ्लेक्शन को रोकती है ये। और इसका ही कॉर्निया के नीचे का भाग आइरिस, जो हमारे नेत्र का रंग दिखाई देता है वो आइरिस के कारण दिखाई देता है, ये भी कोरोइड का ही पार्ट है। तो ये दो एग्जाम्पल हमारे आई बाल के या नेत्र गोलक के। नेक्स्ट प्रकार का है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। कोशिकाएं जाल की तरह के पाई जाती हैं, जालवत कोशिकाएं पाई जाती हैं। और जालवत कोशिकाएं पाई जाती हैं एक तो लिम्फ नोड्स में, लसिका की गांठों में, लसिका ग्रंथियों में, और दूसरा बोन मैरो के अंदर भी पाई जाती हैं, अस्थि मज्जा के अंदर भी पाई जाती हैं, जहाँ पर रक्त का, आरबीसी का और डब्ल्यूबीसी का संश्लेषण होता है। फिर तीसरा है म्यूकस। म्यूकस नहीं है ये, लेकिन म्यूकस की संज्ञा दे दी गई। उसका सबसे बड़ी एग्जाम्पल है मुर्गे की गलंगी, जो इतनी सॉफ्ट होती है कि इधर उधर लुढ़कती रहती है। एक एग्जाम्पल है वो अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं भ्रूण को, फीटस को और मदर के यूट्रस को जोड़ने वाली नाल, जिसके द्वारा पदार्थ इधर से उधर जाते हैं, मदर से भ्रूण तक जाते हैं, भ्रूण से मदर तक आते हैं, वो अम्बिलिकल कॉर्ड कहलाती है। वहाँ पाई जाने वाली वार्टन्स जेली। और इसी तरह से हमारे नेत्र में, हमारे आँख के अंदर लेंस के पीछे का चैम्बर वो विट्रस चैम्बर कहलाता है, और वहाँ पर एक जेली की तरह का गाढ़ा फ्लूइड है, उसको अपन विट्रस ह्यूमर कहते हैं। तो वो भी इस प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू का, म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। और इस प्रकार अपन ने इस सेकंड पार्ट में कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को पूरा किया है। अब चलते चलते एक बार फिर से याद दिला दूँ आपको,
यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे दूसरे वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।